चलिए अब हम लोग क्या, हमने देख लिया भाई कि बजट रिसीट होता है, बजट रिसीट होता है और बजट एक्सपेंडिचर होता है ना। बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर, और बजट एक्सपेंडिचर तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले बजट रिसीट। बजट रिसीट में दो तरीके का क्या होता है भाई, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट मतलब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले प्राप्ति के बारे में बात करते हैं कि बजट रिसीट होता क्या है। तो बजट प्राप्ति या बजट रिसीट एस्टिमेटेड मनी रिसीट होता है जो कि गवर्नमेंट के पास आने वाला होता है सारे स्रोत से, कि सरकार के पास आखिरकार पैसा जो होगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। उसका एक पूल जो है वो आपको कौन बताता है भाई, बजट रिसीट बताता है, ठीक है। तो बजट रिसीट से या बजट प्राप्ति से आपको ये पता चलता है सरकार के पास, हमने अगर बजट देखा होगा आपने, मैंने पढ़ा था कि सरकार के पास रुपीज कम फ्रॉम एंड रुपीज गोज टू, तो रुपीज कम फ्रॉम वो यहाँ पर बताया जाता है बजट किसके थ्रू, रिसीट में, ठीक है। बजट रिसीट जैसे कि मैंने बोला दो तरीके का होता है, पहला रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। तो पहला आते हैं रेवेन्यू रिसीट के ऊपर कि रेवेन्यू रिसीट होता क्या है। हमने बताया भाई रेवेन्यू रिसीट का मतलब कि राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू का रिसीविंग हो रहा है, मतलब जिससे सरकार का ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है और ना ही सरकार का कोई एसेट कम हो रहा है। दो वर्ड जरूर याद रखना चारों चीजों में, पहला क्या एसेट और दूसरा क्या लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी, दायित्व या देयता बोलते हैं कभी कभी हम लोग इसको, या फिर एसेट बोलते हैं, संपत्ति या परिसंपत्ति बोलते हैं कभी, ठीक है। तो संपत्ति या फिर परिसंपत्ति या फिर लाइबिलिटी जो दायित्व है उसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो कोई बोलेगा तो कैसे आप पहचानोगे भाई कि ये जो पर्टिकुलर जो इनकम है या जो आय है सरकार का, इनकम या फिर आय है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या नहीं है। तो हर एक जैसे चार चीजों का ना, जैसे मान लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, तो दो दो चीज हमेशा याद रखना है एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। अगर ये क्लियर है तो उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल होगा आप उसको पकड़ लोगे आराम से। जैसे यहाँ क्या बोला गया, पहला क्या कंडीशन है, दो विशेषताएं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, दिस रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। सरकार के लिए कोई लाइबिलिटी, तो कभी भी अगर आप लिखिएगा ना तो ऊपर लिख दीजिएगा इससे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता है। समझ में आ गया, लाइबिलिटी का मतलब देयता, जैसे कि टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा किसके पास रिसीव होता है, सरकार के पास, तो वो सरकार के लिए क्या होता है भाई, रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट का पैसा जो होता है कभी भी सरकार वापस नहीं करती है, मतलब सरकार को देना नहीं होता है, फिर खर्च अपने हिसाब से वो करती है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। दूसरा, दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट, कि सरकार की कोई संपत्ति में कमी भी नहीं करती है। ये पैसा सरकार के पास जो आया है उससे सरकार की कोई संपत्ति कम नहीं हुई है, समझ में। तो वैसा पैसा जिससे सरकार की ना तो संपत्ति कम हुई है और ना ही सरकार का कोई देयता या लाइबिलिटी है, वैसे सारे पैसे क्या होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नॉन टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स में फीस आ गया भाई, जैसे कि आप पासपोर्ट फीस है, पासपोर्ट ऑफिस गए वहां फीस दिए, सरकार को दिए, सरकार आपको वापस करेगी, नहीं करेगी, क्लियर बात है, ठीक है। आप हेलमेट नहीं पहने थे, फराटेदार गाड़ी चला रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया, अब पुलिस रोक लिया तो पुलिस ने फाइन फाइन लगाया, फाइन का पैसा क्या उसको सरकार वापस करेगी, आपको नहीं करेगी। तो मतलब उससे सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं। एसेट का एग्जांपल क्या दे सकते हैं भाई, संपत्ति जिससे कम नहीं होती है। तो सरकार के पास जो भी इनकम आ रही है और उसे अगर सरकार की कोई संपत्ति कम नहीं हो रही, जैसे मान लो सरकार ने अगर अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचा है, ठीक है, या रेलवे रेलवे जो है वो नॉर्थ जोन जो रेलवे है या फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उसको बेच दिया, मान लो प्राइवेट को दे दिया, तो सरकार की संपत्ति कम हुई है ना वहां पर। तो सरकार के पास संपत्ति कम होने के बाद पैसा आएगा तो वो कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू क्या बोल रहे, कैपिटल रिसीट होगी, वो पूंजीगत प्राप्ति होगी, ठीक है। सरकार पर पैसा प्राप्त हुआ, सरकार के पास पैसा कब प्राप्त हुआ, सरकार ने अपनी संपत्ति को बेचा तब प्राप्त हुआ। यहां पर वैसा कुछ नहीं है, संपत्ति कुछ नहीं बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो यहां याद रखना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहां पर याद रखना कि रेवेन्यू रिसीट होता है दो तरीके का, यहां पर मैं बता दे रहा हूं जनरली। रेवेन्यू रिसीट जो होता है
या राजस्व जो प्राप्ति होती है वो दो तरीके का, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। जितना भी टैक्स का पैसा और जो भी नॉन टैक्स, टैक्स में क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितना भी कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी का एग्जांपल ले लो, जीएसटी क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो गया, ये अप्रत्यक्ष कर हो गया, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी, और ये क्या हो गया डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर, है ना, इनकम टैक्स। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, वो सब सरकार के पास डायरेक्टली जाता है जिसको सरकार को वापस करना नहीं होता। दूसरा हो गया नॉन टैक्स से पैसा, नॉन टैक्स में क्या हो गया, फीस आ गया, फाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद एस कीट आता है एक, एस कीट का मतलब क्या होगा अभी आगे समझाऊंगा। एस कीट का मतलब वैसा वैसा इलीगल प्रॉपर्टी जिससे भारत सरकार उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा सकती है। जैसे दो भाइयों के बीच में एक जमीन या फिर एक बिल्डिंग है, उस पर झगड़ा चल रहा है, अब कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करके सरकार 4-5 साल तक, मान लो कि सरकार ने ऑफिस खोल दिया, सरकार ने कुछ काम शुरू कर दिया अपना, ठीक है, या फिर एक स्टोर हाउस बना दिया, वेयर हाउस बना दिया एफसीआई का, तो सरकार उससे पैसा कमा रही है भाई। इसका मतलब क्या है कि वो एस चीट है, ठीक है, एस कीट बोलते हैं इसको, समझे। जब कोई इलीगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, इलीगल प्रॉपर्टी मतलब कि जब मामला फंसा हुआ कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए किया जा सकता है, सरकार उसे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, सरकार पैसा उसको फिर देना नहीं है ना भाई, कि मान लो कि आगे चलकर वो दो भाई था, उसमें राम और श्याम, अब राम जो है वो जीत गया केस को, तो राम के पास प्रॉपर्टी आ गया, तो वो तो हो जाएगा सरकार के पास कि आपने जितना पैसा कमाया आप दो मेरे को, चांस ही नहीं सरकार वापस करेगी, ठीक है। या फिर मान लो कि जो भी इनकम आया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, क्या होता है भाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितनी भी सरकारी कंपनी है, सरकारी एलआईसी से सरकार ने पैसा कमाया, क्या फिर से वापस करना है क्या एलआईसी को, तो वो सब इनकम क्या होगा, नॉन टैक्स ही तो है, समझ रहे। वहां पर आप किसी को टैक्स तो नहीं देना होगा ना वहां पर, सिंपल सी बात है, तो वो सब सारा पैसा क्या होगा हमारा, नॉन टैक्स का पैसा देखने को मिलेगा। हाँ तो वो सरकार ले लेगी, सरकार, हाँ हाँ हाँ, वो अगर उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है सरकार तो वो नॉन टैक्स में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर सरकार ने अधिग्रहण करके उसको बेचा है और पैसा कमाया है, तब वो कैपिटल रिसीट में आएगा, क्योंकि सरकार के पास वो पूंजी आया और उस पूंजी को बेचकर सरकार ने पैसा कमाया, ठीक है। अब देखो पहला आता है, हमने बोला भाई टैक्स और नॉन टैक्स, तो टैक्स रिसीट में क्या आएगा सबसे पहला, देखो टैक्स में क्या होगा, टैक्स क्या है भाई, कोई भी बोलेगा तो कंपलसरी पेमेंट है, अनिवार्य क्या है भाई, अनिवार्य भुगतान है जो कि आपको करना ही करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि टैक्स हम नहीं देंगे, अगर आप टैक्स कैटेगरी में फॉल हो रहे हो तो आपको देना होगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगा, सिंपल सी बात है। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सारे हाउस होल्ड को, और जो है अब ना चाहते हुए भी आप देना ही पड़ेगा, जैसे मान लो बिस्किट खरीद रहे हो तो आप ना चाहकर भी दे रहे हो, आप टैक्स, आप ये नहीं बोल सकते मैं टैक्स नहीं दे रही, आप दे रहे हो क्योंकि आप बिस्किट खरीद रहे हो, कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, वो सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, टैक्सेस कितने प्रकार के, यहाँ से टैक्स हम लोग पढ़ लेते हैं भाई, तो हम लोग जब जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो आप जान रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर, जो कि इनकम टैक्स हो गया, आयकर हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जीएसटी हो गया। जो स्पेसिफिक टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाओ प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स, व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर अ टैक्स इज सेड टू बी अ प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद अ इंक्रीज इन इनकम। क्या बोला गया, इनकम, इधर इनकम है, इधर टैक्स रेट है भाई, इधर क्या जो कर दर है, और इधर क्या है, आय है, ठीक है। अगर आपका आय बढ़ने पर, यहां देखो, अगर आपका आय, इनकम बढ़ने पर आपका कर का दर भी अगर बढ़ रहा हो तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, प्रोग्रेसिव। मतलब आपका इनकम प्रोग्रेस कर रहा था तो टैक्स भी प्रोग्रेस कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि एक बंदा था वो $1000 कमा रहा था, तो उसको 10% टैक्स देना पड़ रहा था। अब वो कितना कमाने लगा भाई, 2000 कमाने लगा, तो उसका टैक्स रेट कितना हो गया, 20%, ठीक है। अब 3000 कमाने लगा तो कितना हो गया, 30%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो
कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा। जैसे सप्लाई का बनता है, आपूर्ति का बनता है। आपूर्ति में भी अगर देखो तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा कीमत पर एक सप्लायर ज्यादा बनाएगा। सेम उसी तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स किसी भी देश के लिए अच्छा होता है जनरली, ठीक है, कि अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम पैसा कमा रहा है वो कम टैक्स देगा। समझ में आया? तो अगर आय बढ़ने पर टैक्स का दर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा टैक्स हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सो दैट द रियल बर्डन, जो वास्तविक बोझ होगा वो अमीर पर अधिक और गरीब पर कम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब जो 3,000 कमा रहा है भाई डॉलर, और जो 1,000 कमा रहा है, इन दोनों के बीच में टैक्स का दर भी तो डिफरेंट है। इसका मतलब अगर इक्वालिटी लानी है तो आपको प्रोग्रेसिव टैक्स, जो कि हमारे देश में है प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम पर हमारे यहाँ क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, याद रखना। इनकम पर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। भारत जैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो इंडिया है वो वन ऑफ द एग्जांपल है जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स को फॉलो करके चलता है जनरली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया प्रोग्रेसिव टैक्स। अब देखो थोड़ा सा रिग्रेसिव, मजा आएगा। रिग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी का मतलब क्या हो गया कि अ टैक्स इज सेड टू बी अ रिग्रेसिव व्हेन इट कॉज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर टैक्स का रेट, टैक्स पहले कितना था, 1,000 रुपए, कितना टैक्स दे रहा था, मतलब जो है आय बढ़ने पर, अगर इनकम बढ़ने पर अगर टैक्स रेट जो है वो कम हो रहा है, अगर इनकम बढ़ने पर टैक्स दर कम हो रहा है, मतलब रिग्रेसिव, डिग्रेसिव मतलब सॉरी प्रोग्रेसिव का जस्ट उल्टा रिग्रेसिव। ठीक है, याद रखना है। तो इसमें क्या है भाई, दस अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन द रिच एंड द पुअर इज रिग्रेसिव टैक्स एज इट कॉज द ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। यहाँ पर गरीब पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इन कंपेयर टू रिच के ऊपर, क्योंकि इनकम बढ़ने पर टैक्स को बढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि घटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात चल के चलना है। ये परफेक्ट एग्जांपल है एक ब्राजील, ब्राजील में ऐसे होते हैं भाई, ऐसे टैक्स दर लगाए गए। ठीक है, जहां पर इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन टैक्स रेट अमीरों पर कम लगाया जा रहा है, गरीबों पर ज्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा मतलब इन द सेंस क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि कोई 3,000 कमा रहा है, कोई $3,000 कमा रहा है, तो उस पर कितना टैक्स, एक मिनट, $3,000 कमा रहा है, कितना परसेंट टैक्स, 10%। अगर कोई 1,000 कमा रहा है उस पर कितना है, 30%। तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर, इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता ज्यादा देखने को मिलती है। आगे देखो, अगर प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब क्या, चाहे इनकम आपका कुछ भी हो, आपको टैक्स एक ही देना है। ठीक है, बहुत सारे देश ने इसको फॉलो करके रखा हुआ है। ठीक है, एस्टोनिया जैसा भी बताएंगे। प्रोपोर्शनल टैक्स, इन अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम द टैक्स रेट इज सेम फॉर ऑल इनकम। इनकम चाहे आपका बढ़ रहा हो या घट रहा हो, टैक्स जो रेट है वो क्या है, स्थिर है। क्या है भाई, स्थिर है, या फिर आपको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे इनकम आपका 1,000 है तब भी आप 20% टैक्स दे रहे हैं, 2,000 है तब भी 20% दे रहे हैं, 30 है तब भी 20% ही दे रहे हैं। समझे, तीन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल या फिर अनुपातिक कर बोलते हैं इसको हिंदी में। अब देखो इसका एग्जांपल है, थोड़ा सा एग्जांपल है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक सक्सेसफुल, मतलब एक सक्सेस स्टोरी है व्हेन इट कम्स टू अ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। इन 1994, 1994 में एस्टोनिया इंट्रोड्यूस अ फ्लैट टैक्स रेट 26%, भाई 26%। चाहे आप ₹2 कमा रहे हो, ₹10 कमा रहे हो, 26% टैक्स दोगे। ठीक है, चाहे गरीब है अमीर है कुछ भी है, 26% टैक्स को फिक्स कर दिया गया 1994 में। ठीक है, रिगार्डलेस द इनकम या अमाउंट अर्न, जितना भी पैसा आप कमा रहे हो। क्लियर। कंट्रीज सच एज मंगोलिया और क्या है कजाकिस्तान इम्पोज अ फ्लैट टैक्स ऑफ 10% एंड बोलिविया 13%। इससे इससे प्रभाव क्या होता है, इसमें जो गरीब होगा वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, जिनके पास वो स्रोत है वही एक तरीके से बढ़ पाएगा आगे चलकर। लेकिन उनके पास भी एक चांस है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मेरे को उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि प्रोपोर्शनल टैक्स के ऊपर आप याद रख सकते हैं, एस्टोनिया, बोलिविया जैसे देश। ठीक है, हाँ हाँ, तो उसके बाद एक टाइम आने के बाद आप बोल सकते हो कि वो कांस्टेंट हो जाता है।
हाँ बिल्कुल, हाँ इसीलिए तो बोला जा रहा है कि सुपर टैक्स लगाने के बारे में, कि सुपर टैक्स लगाया जाए ताकि जो है इनक्वालिटीज कम हो पाए। अब देखो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है भाई, मूल्य वर्धित कर क्या होता है, वैल्यू के ऊपर टैक्स, वैल्यू के ऊपर टैक्स मतलब क्या हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हमने बात करी थी ना, जैसे मान लो एक फार्मर है, फार्मर ने 100 रुपया का गेहूं मार्केट में बेचेगा तो वो टैक्स लग रहा है कि नहीं वहां पर, हाँ या ना। फिर वो गेहूं को आटे में बदला तो आटे के ऊपर फिर टैक्स लग रहा है, समझ रहे हो। तो जो अलग अलग स्टेज पर जो प्रोडक्शन का टैक्स लग रहा है, जैसे मान लो गाड़ी वाले में नट बोल्ट का अलग से टैक्स लग रहा है भाई, नट बोल्ट हम ला रहे हैं, लेकिन एक बार जब पूरा सब जगह शीशा ला रहे हैं उस पर अलग टैक्स लग रहा है, लेकिन एक बार जब पूरा लगा रहे हैं तब भी अलग टैक्स लग रहा है। तो हर एक वैल्यू, हर एक मूल्य वर्धित, हर एक वैल्यू एडिशन पर हमने अगर वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ाया था आप लोगों को, वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ाया था कि हर एक स्टेज पर वैल्यू ऐड हो रहा है, और जो वैल्यू एडिशन पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक, क्या बोले सॉरी वैल्यू एडेड टैक्स बोलेंगे, स्पेसिफिक टैक्स नहीं बोलेंगे। तो वैल्यू एडेड का क्या था भाई, वैल्यू एडेड का फुल फॉर्म अगर फॉर्मूला देखा जाए क्या था भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या मध्यवर्तित जो उपभोग है। मतलब वैल्यू एडेड का मतलब क्या, जितना का आपने मान लो कि 500 का 500 रुपए का सामान बेचा है और आपने जो है 400 का सामान इस्तेमाल करा 500 रुपए का सामान बनाने में, मतलब आपने वैल्यू ऐड कितना करा, 100 रुपया, और 100 रुपया पर जो टैक्स लगा जो आपने लगाया, मतलब 98 रुपया आपने ऐड करा था, 2 रुपया आपने टैक्स लगाया, या 100 रुपया आपने वैल्यू ऐड करा उसमें 2 रुपया टैक्स लगाया, समझ रहे हो। तो अलग अलग वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। जैसे सिंपल सा मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार में टायर अलग से बन के आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं हर बार रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या हमेशा वैट नहीं, जरूरी नहीं है भाई। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट है तो आपको वैट पर क्यों कंसेशन मिलेगी। हाँ तो रॉ मटेरियल अगर खरीदेगी तो वो टैक्स भी तो भरेगी, नहीं समझे। जरूरी थोड़ो ना कि हमेशा टैक्स रिलैक्सेशन देगा सरकार, जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा टैक्स रिलैक्सेशन देगा ना, नहीं देगा। वो तो निर्भर करता है कि अगर एक्सपोर्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है कि इंपोर्ट बढ़ाना है, सरकार को क्या लग रहा है किस तरीके से कि भाई इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, चलो टायर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमें टायर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए हमें चलो वैट में हम लोग छूट देते हैं ताकि हमारे देश में गाड़ी का प्रोडक्शन ज्यादा हो पाए, समझ रहे हो। वो तो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि किस तरीके से चीजों को रेगुलेट कर रही है। क्या इंडस्ट्री का, अगर इंडस्ट्री का बड़े अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है तो क्यों देगी टैक्स भाई, सरकार तो उससे पैसा जनरेट करने की कोशिश करेगी ना टैक्स के थ्रू, ताकि सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट आ पाए, समझ रहे हो। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो हर वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है वो लगता है, जो कि आप समझ सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। आप कभी उसमें गए हो एरोप्लेन में, आप एरोप्लेन में गए होगे तो आपको 25 किलो से ज्यादा अगर वेट हो जाता है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, आज जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उस पर भी टैक्स लेते हैं, मतलब क्या हो गया, वो स्पेसिफिक टैक्स। कभी कभी देखते होगे कि जो गाड़ी जो ट्रक होता है वो ओवरलोड, ओवरलोड गाड़ी रहता है, वो गुजरता है कहाँ से, कहाँ से भाई, हाईवे क्या बोलते हैं उसको, टोल नाका से। वहां पर उसका चेक हुआ भाई, वेट कम हुआ, मतलब ज्यादा हो गया, उसको ओवरलोड लेके जा रहा है, तो उस पर जो टैक्स दे रहा है। या फिर आपने देखा होगा कि अभी की स्पेसिफिक रहता है कि भाई 21 या फिर मान लो कि 200 क्विंटल से ज्यादा आप सामान एक बार में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 300 क्विंटल कर रहे हैं तो आपको 100 क्विंटल अतिरिक्त पर अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जब वेट पर टैक्स देना पड़ रहा है किसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टैक्स बोलकर चलेंगे। कि अगर कोई यूनिट पर लग रहा है कि भाई मान लो कि सरकार ने बोला कि 1000 यूनिट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार एक भी टैक्स नहीं लेगी, मतलब टैक्स छूट होगा एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर आप 3000 कर रहे हो तो उस पर आपको यूनिट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ना, कि जो अतिरिक्त आपने 1000 यूनिट आपने जो एक्सपोर्ट करा है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा सर। नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, हमने क्या बोला, सरकार ने एक नियम लाया भाई कि 1000 जो कार है वो एक बार में आप
हमारे देश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम छोटी कंपनी को एक तरीके से बढ़ावा दे सकें, ठीक है। लेकिन महिंद्रा कार ने बोला भाई हम इस बार 1500 करेंगे, 1500 कार। तो सरकार ने बोला ठीक है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 1000 से अधिक करोगे 500 कार पर, तो इस पर आप 10% टैक्स दोगे मेरे को, हर कार का जितना भी दाम है। खत्म हो गया। तो एक स्पेसिफिक एक यूनिट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। सरकार ने ये बोला कि एक बार में आप 500 क्विंटल का गेहूं ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बोल दिया 500 क्विंटल का गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर आ गया 1000 क्विंटल का, अब है हमारे पास भाई, तो सरकार ने बोला कि 500 क्विंटल पर तो कोई टैक्स नहीं लेंगे भाई, लेकिन 500 क्विंटल अतिरिक्त है उस पर हम टैक्स लेंगे। समझ रहे हो? तो कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए लिया जा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टैक्स, एक विशिष्ट कर बोलेंगे। क्लियर, ये बात समझ के चलना है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पता है भाई, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली बर्डन पड़ता है किसके ऊपर, जो इंसान को देना होता है, जैसे कि आयकर। आयकर क्या होगा, एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, डायरेक्ट टैक्स का। तो क्या बोला, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिससे उस पर लगाया जाता है। अब राम के ऊपर टैक्स लगाएगा तो राम ही देगा, ऐसा नहीं कि श्याम को भरना पड़ेगा। क्लियर, तो ये है जो इनकम टैक्स एक एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन जो होता है शिफ्ट होता है। बर्डन कैसे शिफ्ट होता है, टैक्स मैं भर रहा हूं लेकिन एक्चुअल में सरकार को दे कौन रहा, वो कंपनी दे रहा है। बिस्किट हमने खरीदा, बिस्किट पर जो टैक्स है वो हमने दुकानदार को दिया या कंपनी वाले को दिया। कंपनी वाला एक्चुअल में टैक्स की भरपाई सरकार के साथ लेखा जोखा कर रहा है, हमें को कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका आरंभिक भार और प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन वह भार दूसरे व्यक्ति पर डालने में सफल हो जाता है। आरंभिक मतलब कि शुरुआत में उसका भार मेरे ऊपर पड़ रहा है भाई या हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन वो भार हम कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ भाई, चलो इसको कल से करेंगे, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीट हम लोग कल से करेंगे। तो टैक्स रिसीट तक कंप्लीट हो गया भाई हमारा, ठीक है। तो यहां तक कल से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए।